महिलाओं को बेरोजगारी की सबसे बड़ी चोट पड़ती है, तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಸ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ। दूसरा स्कीम गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर महीने। ಎರಡನೇದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಮ್ 200 ಯೂನಿಟ್ 200 ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಫ್ತ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ। तीसरा स्कीम अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर मेंबर को। ಮೂರನೇದು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। चौथा स्कीम जिसको हम सखी कहते हैं, ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपके लिए सरकार बनने के बाद चाहे आप कहीं भी कर्नाटक में घूमें, आपको बस के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, जहां हम आपको देश और दुनिया की राजनीति से जुड़ी ताज़ा खबरें पेश करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में कांग्रेस का क्या दावा है और क्या वह इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी। साथ ही आप जानेंगे कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में कौन से राजनीतिक दलों का प्रभुत्व है और साथ ही जानेंगे कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र में विकास के लिए कौन से नए विचार और पहल लाने का इरादा किया है। तो आइए हम आपको इन सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस का दावा कितना सच है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 भाजपा के पास हैं और 2 जनता दल सेक्युलर के पास हैं। इस क्षेत्र में भाजपा का गढ़ है और वह यहां से लगातार 4 बार जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने का ऐलान किया है और कहा है कि वह इस क्षेत्र में भाजपा को चुनौती देगी। कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को इस बार तटीय क्षेत्र में जीतने के अच्छे मौके हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में बदलाव की संभावनाएं हैं और तटीय क्षेत्र के लोगों के रवैये में बदलाव दिख रहा है। उन्होंने कहा वे बेंगलुरु में राज्य स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनावों के पहले आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र के जीतने की उम्मीद करते हैं। इस बार राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन बेंगलुरु में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तटीय कर्नाटक में बेरोजगारी और व्यापार की मंदी के मुद्दे को हल करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस क्षेत्र में विकास कार्यों को अनदेखा कर दिया है। हालांकि वे लंबे समय से दक्षिण कन्नड़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। कांग्रेस ने इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ नवाचारी विचार और पहल लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे तटीय पर्यटन, मत्स्य पालन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि वे तटीय क्षेत्र के लोगों को उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षण और सम्मान देने का वादा करते हैं। कांग्रेस ने भाजपा को इस क्षेत्र में अपनी नीतियां और कार्यों के लिए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया है और उसके लोगों को अपने विकास के लिए तरसा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस क्षेत्र में धर्म के नाम पर बंटवारा और अशांति फैलाई है और उसके लोगों को अपने हित के लिए शोषित किया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक आंतरिक पार्टी सर्वेक्षण का आयोजन किया है, जिसके परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। जिन्होंने कहा कि वे अपने उम्मीदवारों को लोगों की आवाज़ और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने उम्मीदवारों को लोगों के बीच जाकर उनके साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कहेंगे। इस प्रकार कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रणनीति को बदलने का फैसला किया है और तटीय कर्नाटक में अपनी जीत की उम्मीद जताई है। कांग्रेस ने इस क्षेत्र में लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करने का वादा किया है और भाजपा को उसकी असफलता और दुरुपयोग के लिए घेरा है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका अपनाया है
और उन्हें लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। क्या कांग्रेस का यह दावा सच होगा? क्या तटीय कर्नाटक में भाजपा का गढ़ टूटेगा? क्या इस क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस की नीतियां और कार्यों से संतुष्टि मिलेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और हमारे आगामी वीडियो को देखना होगा, जिसमें हम आपको इस क्षेत्र और राजनीतिक हलचल के बारे में बताएंगे। तो इसके साथ साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।